आज बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसे अपने परिवार और अपने देश के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करना पड़ा। सोंग चिंगलिंग, जो आधुनिक चीन की एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत रही। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये एक परिवार के दिल में जो गहरी दरार थी उसके बारे में है। कैसे एक ही खून के रिश्ते वाले लोग एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, यही सोंग चिंगलिंग की कहानी का केंद्र है। तो इनकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इनके परिवार को समझना होगा। एक ऐसा परिवार जहां चीन का भविष्य तय हो रहा था और जहां वफादारी की लकीरें खींची जा रही थीं। तो यहाँ देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है सोंग चिंगलिंग और माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी तरफ उनका अपना ही परिवार जिसे लीड कर रहे थे उनके बहनोई राष्ट्रवादी नेता चांग काई शेक। सोच कर देखिए, घर के फंक्शंस में क्या माहौल रहता होगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये बहुत पर्सनल था। तो सवाल उठता है, उन्होंने आखिर ऐसा रास्ता चुना ही क्यों जो उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर दे? इसका जवाब उनके शुरुआती जीवन और उस शख्स में छिपा है जिसने उनके विचारों को एकाकार दिया। देखिए, शंघाई में जन्म, अमेरिका में पढ़ाई, मतलब सोंग चिंगलिंग की जिंदगी शुरू से ही काफी ग्लोबल थी। लेकिन उनकी शादी ने उन्हें चीन की राजनीति के बिल्कुल सेंटर में ला दिया। उन्होंने चीन गणराज्य के संस्थापक सन यात्सेन से शादी की, लेकिन 1925 में उनकी मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया और सोंग को एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पति की मौत के बाद सत्ता के लिए एक दौड़ शुरू हो गई, और यहीं इसी मोड़ पर सोंग चिंगलिंग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चीन के इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने परिवार नहीं बल्कि अपनी विचारधारा को चुना। देखिए, उनके पति के बाद जो उत्तराधिकारी बने वो थे उनके अपने बहनोई चांग काई शेक। सबसे यही उम्मीद थी कि वो उनका साथ देंगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पति की विरासत को एक अलग नजरिए से देखा और कम्युनिस्टों के साथ खड़ी हो गईं, ये जानते हुए कि ये कदम उन्हें अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर कर देगा। अब जरा सोचिए कि इस अलगाव का मतलब क्या था। ये कोई मामूली राजनीतिक बहस नहीं थी। इसका मतलब था अपने परिवार को खो देना, चीन की गद्दार कहलाना और उस आरामदायक दुनिया को छोड़ देना जिसमें वो पली बड़ी थीं। ये सब कुछ सिर्फ एक विचार के लिए था, एक ऐसा चीन जो उनके पति के सपनों के ज्यादा करीब था। तो उनके इस साहसिक, इस बोल्ड स्टेप का नतीजा क्या निकला? जब 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई तो सोंग चिंगलिंग सिर्फ एक साइडलाइन पर खड़ी दर्शक नहीं थी। वो नए चीन की एक तरह से कहें तो संस्थापक मां बन गई। और उनकी भूमिकाएं सिर्फ नाम के लिए नहीं थीं। 2 बार, वो भी बहुत ही क्रिटिकल मौकों पर, उन्होंने देश के कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष का पद संभाला। और आखिर में 1981 में उन्हें मानद राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, एक ऐसा सम्मान जो उनके अद्वितीय योगदान को पहचान देता है। ये सब कुछ वापस उसी एक फैसले पर जाता है। माओ और कम्युनिस्टों के लिए उनकी जो अटूट वफादारी थी, उसी ने उन्हें नए राष्ट्र के दिल में जगह दिलाई। वो सिर्फ एक सहयोगी नहीं थीं, वो एक आधारशिला थीं। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ राजनीतिक पदों तक ही सीमित नहीं है। उनका जो असली असर है वो उन मुद्दों में दिखता है जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। चाहे वो महिलाओं के हक की लड़ाई हो, या चीन के बच्चों के बेहतर भविष्य की बात हो, या फिर विदेशी दखलंदाजी के खिलाफ आवाज उठाना हो, सोंग चिंगलिंग की राजनीति हमेशा लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। वो सिर्फ एक नेता नहीं थीं, वो एक मानवतावादी थीं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। एक ऐसा देश जो सिविल वॉर से टूट चुका था, उसमें वो एक पुल की तरह थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि सबसे गहरे वैचारिक मतभेदों के बीच भी एकता और शांति का एक रास्ता मिल सकता है। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि उनकी कहानी हमें क्रांतिकारी युगों में राजनीतिक विश्वास की व्यक्तिगत कीमतों की याद दिलाती है, और सोंग चिंगलिंग ने शायद किसी से भी ज्यादा कीमत चुकाई। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अपने राजनीतिक विश्वास की आखिर व्यक्तिगत कीमत क्या होती है? परिवार, विरासत, प्यार, कोई अपने सिद्धांतों के लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार हो सकता है? सोंग चिंगलिंग की कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें इस सवाल का सामना करने पर मजबूर जरूर करती है।